Hello everyone, this is the Vision IAS workbook series of the April month. Quality and IR section. Quality हमने कंप्लीट कर लिया है, IR सेक्शन के कुछ टॉपिक्स करने हैं. Today in this video, आज मैं आपका IR कंप्लीट करा दूंगी. तो the first topic over here is India Saudi Arabia relations. तो recently न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया विजिट किया. आईआर का कोई भी टॉपिक जैसे कंट्री वगैरह होता है, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल यू शुड नो द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट. ओके, यू शुड नो द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें कि आप ट्राई टू डिवाइड इनटू मल्टीपल डोमेन्स लाइक इकोनॉमी, सिक्योरिटी, क्या कहते हैं, पॉलिटी, देन आपका एनर्जी एक्सेट्रा. फिर इसमें कुछ चैलेंजेस हमें पढ़ने होते हैं, वो भी ऐसे जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस. देन यू हैव टू रीड दी और अंडरस्टैंड दी वे फॉरवर्ड. तो चैलेंजेस का अपोजिट ही सोल्यूशन हो जाता है. फिर कंक्लूजन में जैसे कि आप थोड़ा सा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सबके स्टेटमेंट्स लिख दो. तो इस तरह से आप अपना आईआर कवर कीजिए. तो अभी जैसे ये जो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो जो लीडर्स विजिट करते हैं किसी और कंट्री को, बेसिकली इट इज टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज. तो अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए सऊदी अरेबिया, तो वहां पर क्या हुआ? फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसमें क्या हुआ कि डिफेंस कोऑपरेशन, टूरिज्म कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ाएंगे इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में. अब इंडिया ऐसी फोर्थ कंट्री बन गई है जिसके जिसके साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है सऊदी अरेबिया की. फिर इन्होंने, ताकि इन्वेस्टमेंट वगैरह और ज्यादा फास्ट ट्रैक हो सके, इसके लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बना दिया. सिग्निफिकेंस जैसे कि मैंने आपको बताया, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. तो दोनों कंट्रीज की सिग्निफिकेंस क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक तो हमें दिखा रहा है कि मिडिल ईस्ट का जो पॉलिसी शिफ्ट है टुवर्ड्स रेमिटांसेस, रिलीजियस डिप्लोमेसी से इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एक्सेट्रा. हाइड्रोकार्बन पार्टनरशिप, बायलेटरल रिलेशंस इससे और ज्यादा जो है स्ट्रेंथन हो रहे हैं, जैसे कि हमारी डिफरेंट डिफेंस एंगेजमेंट्स है. अल मोहित जो कि हमारी नेवल एक्सरसाइज है. साडा तानसिक जो कि क्या कहते हैं, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है. फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों पार्टनर्स हैं रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ट्रेड कॉरिडोर्स के लिए. इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इस सब का, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेड फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. फिर इन्वेस्टमेंट अराउंड यूएसडी 10 बिलियन का सऊदी अरेबिया ने और प्लान्स बताए थे कि वो यूएसडी 100 बिलियन और क्या कहते हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा. तो क्योंकि हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, हंगर, तो हमें काफी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. काफी ज्यादा हमें रेमिटांस आ रहा है वहां से, हज कोटा बढ़ गया है, सिक्योरिटी में कोऑपरेट कर रहे हैं. जैसे कि हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने हमारी हेल्प की इन द अरेस्ट ऑफ जबीरुद्दीन अंसारी. अब्दुल सलम को इन्होंने डिपोर्ट किया. ऑपरेशन कावेरी इवैक्यूएशन, जहां पर इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट हिट सूडान. देन मॉडरेट इस्लाम के लिए यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट है. क्राउन प्रिंस के जो रिफॉर्म्स है वो रेडिकल आइडियोलॉजीज इस सबको कर्व कर रहा है. चैलेंजेस जैसे कि चैलेंजेस है, एक तो साउदीजेशन. ओके, तो ये समझ लेते हैं हम कि साउदीजेशन क्या होता है. तो ये एक पॉलिसी है जहाँ पर जो सऊदी अरेबिया में प्राइवेट कंपनीज होती है उनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ सऊदी नेशनल्स हायर करने होते हैं. तो बेसिकली ये सऊदी अरेबिया का तो उनका प्लान है ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट अमंग सऊदी सिटीजन एक्सेट्रा और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें फ्रॉम ऑयल डिपेंडेंस. लेकिन इससे इंडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स का, स्पेशली जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, इस सब में. अब ये जो साउदीजेशन है, इससे क्या होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडियन माइग्रेंट्स के लिए श्रिंक हो रही है. तो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न. सो आई थिंक आपको ये साउदीजेशन समझ आ गया होगा. फिर ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का $31 बिलियन. मेनली ये ट्रेड डेफिसिट इसीलिए है क्योंकि ये हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो हम वहां से ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं ज्यादा, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है. प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारा वेस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट है, तो ये तो इंडिया का मोस्टली रहता ही है, जहां भी हम प्रोजेक्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत जल्दी तो नहीं बन पाते. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स थोड़े स्टॉल्ड हैं. जियो पॉलिटिकल डाइवर्जेंस है क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ भी टाइज मेंटेन करता है. स्ट्रैटेजिक मिसअलाइनमेंट्स है, जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया दुश्मन है, ओके, बट इंडिया ईरान के साथ भी रिलेशंस मेंटेन कर रहा है. तो इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय वर्किंग ऑन द ट्रेड डेफिसिट प्रोजेक्ट्स को और जल्दी फास्ट ट्रैक करके. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया यूएई रिलेशंस. तो अगेन जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, उन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल विजिट की टू इंडिया. इसमें काफी ज्यादा की अनाउंसमेंट्स हुए, जैसे कि भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एक्सेट्रा.
भारत मार्ट के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये भारत मार्ट आखिर है क्या। तो भारत मार्ट क्या है, बेसिकली ये एक प्रपोज वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स हब है यूएई में, स्पेशली दुबई के जेबल अली फ्री जोन में। तो ये एक परमानेंट एग्जीबिशन कम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर इंडियन गुड्स की तरह काम करेगा, जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा ताकि वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच सके। ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक ग्लोबल स्टोर हाउस है इंडियन प्रोडक्ट्स का, और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इससे इंप्रूव होगी। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेड प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करेगा इंडिया और यूएई के बीच में। कस्टम्स क्लियरेंस, पेपरलेस ट्रेड, रियल टाइम ट्रैकिंग एक्सेट्रा, इस सबको और ज्यादा फास्ट करेगा। अगर इसको लिंक के कैसे करेंगे हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को लिंक करेगा, रेल, पोर्ट्स, डिजिटल रूट्स, इन सबसे। अब भारत मार्ट और जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, ये फर्दर इसको स्ट्रेंथन करेंगे क्योंकि ये फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स इंश्योर करेंगे एक्सेट्रा। सो आई थिंक ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर जैसे जब भी कोई कंट्री न्यूज में होती है, ये यूएई की लोकेशन है, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आप देख लो, ठीक है, कौन से सी वगैरह को ये बॉर्डर करती है, वो सब आपको देखना चाहिए। सिग्निफिकेंस, तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप में दोनों कंट्रीज मिलकर पार्टिसिपेट कर रही है, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा। इंडिया के लिए ये की एनर्जी पार्टनर है, ट्रेड रिलेशंस, देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन्वेस्टमेंट, वाइज सब पीपल, कल्चरल टाइज एक्सेट्रा। इमर्जिंग एरियाज जैसे कि क्या कहते हैं, इनके बीच में करेंसी पैक्ट भी हुआ है, आरबीआई यूएई सेंट्रल बैंक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, ये बायलेटरल ट्रेड एंश्योर करता है बिटवीन इंडिया एंड यूएई, ताकि वो लोग जो बायलेटरल ट्रेड है उसको लोकल करेंसी में ही सेटल कर ले, जैसे कि इंडियन रुपी और यूएई का दिरहम। यूएस डॉलर पे ना रिलाई करते हुए जो इनका बायलेटरल ट्रेड है, ये अपनी खुद की करेंसी में ही सेटल कर ले। 2023 में ये साइन हुआ। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, ट्रेड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल टाइज इंप्रूव हो जाएंगे एक्सेट्रा। तो दिस इज द करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट्स, फिर फूड सिक्योरिटी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इन सब पे वर्क कर रहे हैं। चैलेंजेस अगेन वही उनका कफाला सिस्टम, ठीक है, जैसे कि साउथीजेशन वैसे ही कफाला सिस्टम होता है। ट्रेड इम्बैलेंस, इंडिया का डेफिसिट है। एनर्जी प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे कि यूएई का ओपेक स्टैम्प्स में क्लैश विद इंडिया प्राइसिंग नीड्स। एयर सर्विसेज अग्रीमेंट, इंडिया जो है वो यूएई का फ्लाइट एक्सपेंशन लिमिट करता है ताकि अपनी लोकल एयरलाइंस को प्रोटेक्ट कर सके। रीजनल क्राइसिस जैसे कि गाजा वॉर, रेड सी अटैक्स एक्सेट्रा, ये रीजनल इनिशिएटिव्स जैसे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कंक्लूजन यही रहेगा कि और ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, केयरफुल मैनेजमेंट, डायलॉग, ये सब करें और इश्यूज को रिजॉल्व करें। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। ओके, सो बिम्स्टेक क्या होता है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बैंकॉक में हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर इनिशिएटिव जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोधी इनिशिएटिव लॉन्च किया, यूथ स्किलिंग एक्सेट्रा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अदर की आउटकम जैसे कि इनका बैंकॉक विजन आया यहाँ पर, जहाँ पर प्रॉस्पेरेंट, रेजिलियंट, ओपन बिम्स्टेक की बात की गई, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यही सब बातें करते हैं, ट्रेड बढ़ाते हैं, कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, स्किल करते हैं एक्सेट्रा। अब क्योंकि बिम्स्टेक समिट की बात चल रही है, तो बिम्स्टेक के बारे में समझ लो कि कब फॉर्म हुआ। तो बेसिकली बिम्स्टेक वाज फॉर्म्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क, ठीक है, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए बिम्स्टेक को फाउंड किया गया। अब सार्क क्यों नहीं बात कर पा रहा था, क्योंकि सार्क में था पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की बनती नहीं थी, तो कुछ भी एज सच उसमें मेजर हो नहीं पाता था। इसलिए आया बिम्स्टेक, जिसको कि 1997 में ये फॉर्म हुआ बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले सिर्फ इसमें 4 मेंबर्स थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। इसको बहुत ही आसान तरीका है याद करने का, इसको मैं तो ऐसे याद करती थी, बिट्स। बिम्स्टेक के सारे मेंबर इसी में एक्सेप्ट 2, जैसे बिम्स्टेक बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान और है। तो वो आप क्या कहते हैं अलग से याद कर लो, ठीक है। देन इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, तो बिम्स्टेक की सेक्रेटेरिएट है ढाका, बांग्लादेश में। ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एक्सेट्रा। बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो जैसे कि मैंने बताया, सार्क का ऑल्टरनेटिव, देन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, इन सबके साथ अलाइन करता है। बिम्स्टेक जो कंट्रीज है जैसे कि थाईलैंड हो गए, म्यांमार हो गए, ये हेल्प कर सकते हैं हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम एक्सेट्रा।
ब्लू इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल में एंटी पायरेसी, डिजास्टर्स एक्सेट्रा। साउथ एशिया को और ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं। इश्यूज हैं थोड़े से भाई, एक तो प्रोजेक्ट टाइमली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, क्योंकि इंडिया और भूटान को छोड़कर जो बाकी मेंबर्स है बिम्स्टेक के, वो चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट के पार्ट है, और चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे लिए इरिटेंट की तरह काम करता है। ऑल्दो आजकल काफी बात चल रही है कि इंडिया चाइना रिलेशन इंप्रूव होने चाहिए। आपस में इनके बीच में ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, 6 to 7% ही है, तो ये होना चाहिए। एफटीए इनका अनइम्प्लीमेंटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी गैप्स है, वही जैसे कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने लॉन्च किए, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, बट ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, जो इसके मेंबर्स हैं उनमें खुद भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो म्यांमार ले लो, नेपाल ले लो, श्रीलंका ले लो। आपस में ही मेंबर्स में रिलेशन स्ट्रेन्ड है। बांग्लादेश और म्यांमार में टेंशन रहती है ड्यू टू रोहिंग्या रिफ्यूजीज, इंडिया नेपाल बॉर्डर। अब बिम्स्टेक वर्क कर सकता है अगर जैसे कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है, मेंबर्स आपस में बातचीत करें, थोड़ा रिलेशंस को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन डायस्पोरा। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई बाय द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन डायस्पोरा ओवरसीज पे। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, कौन होते हैं इंडियन डायस्पोरा? तो इंडियन ओरिजिन के जो लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म वीजा या ओवर जनरेशन अब्रॉड सेटल हो गए, जैसे कि आपके क्या कहते हैं, सत्या नडेला, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा, सुंदर पिच्चे, इंडियन डायस्पोरा। इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनके कोई एंसेस्टर्स एक्सेट्रा इंडियन नेशनल थे और अभी वो उस कंट्री, किसी और कंट्री में जाके रह रहे हैं। देन नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी इंडियन डायस्पोरा में आ जाते हैं। करेंटली ये डेटा आप याद कर सकते हो, 35 मिलियन हमारे पास इंडियन डायस्पोरा है। मेजर प्रेजेंस यूएसए, यूके, कनाडा, गल्फ, इस सब पे है। सिग्निफिकेंस यही सब रहता है, रेमिटांसेस भेजते हैं, सॉफ्ट पावर हमारी विटनेस हो सकती है, इनोवेशन एक्सेट्रा। होस्ट कंट्रीज में भी काफी ज्यादा, जैसे कि हमारे इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स हैं, उनकी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कंसर्न्स जैसे कि एक तो उनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स रहते हैं। प्रिजनर ट्रांसफर, 8 प्रिजनर्स ही अभी तक रिपैट्रिएट हुए हैं। जॉब रैकेट्स, माइग्रेंट्स का री इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल कोविड या इस सब के टाइम पे जब वो वापस आए तो उनका नेशनल री इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी ड्यू टू एक्सीडेंट्स, या फिर जैसे यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट ने भी इसके लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि नो इंडिया प्रोग्राम, नॉलेज शेयरिंग एक्सेट्रा, वेलफेयर फंड। वे फॉरवर्ड यही रहेगा, जैसे कि वोटिंग राइट्स दे दो, प्रिजनर ट्रांसफर में वर्क करो, प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट करो, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। अगर कोई रिटर्न नहीं है तो हम फिर केरला मॉडल, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर री इंटीग्रेशन किया, उस पर वर्क कर सकते हैं। पॉलिसी बना सकते हैं ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। एमिग्रेशन बिल, जो आउटडेटेड एमिग्रेशन एक्ट है, उसकी जगह एक नया एमिग्रेशन बिल लेकर आ सकते हैं। दूसरा है अब न्यूज इन शॉर्ट्स, जैसे कि आपकी है सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम। तो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम, जहाँ पर अभी क्या हुआ है कि बेसिकली इंडिया ने बोला है कि पाकिस्तान नेशनल्स को नहीं, इसके अंडर हम अलाउ नहीं करेंगे टू ट्रैवल। तो बेसिकली ये 1992 में सार्क समिट के अंदर लॉन्च किया गया था, और लोगों में आपस में कांटेक्ट बढ़े, रीजनल कोऑपरेशन हो, इसलिए लॉन्च किया गया। ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीट हुई अभी, जिन्होंने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया ऑन एआई एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। की कमिटमेंट्स इसके यही है, जैसे कि इंक्लूसिव एआई, वर्कर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, ग्रीन जॉब्स पे फोकस करेंगे। सिग्निफिकेंस यही है कि डिसेंट वर्क के लिए एआई यूज करें, जस्ट ट्रांजिशन हो। फॉर एग्जांपल ग्रीन जॉब्स पे आप फोकस कर रहे हो तो उसकी जब वजह से मतलब एक तो लोगों का लाइवलीहुड लॉस ना हो। ओके, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, वर्कर्स के बेनिफिट की बात की गई। देन एशियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स अग्रीमेंट है, तो इंडिया 8th ज्वाइंट कमिटी मीटिंग होस्ट कर रहा है। इसका जेनेसिस 2009 में, नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। फिर एक्स्ट्राडिशन, तो अभी जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक अक्यूज, उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि कोई और कंट्री किसी पर्सन को वापस जिस कंट्री का वो था वहां पर उसको भेज रहे हैं फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक्सेट्रा। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, जैसे कि जो कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में होते हैं, 1 साल से ज्यादा पनिशेबल होने चाहिए। तो ये कुछ प्रोविजन है जो आपको याद होने चाहिए। फ्रेमवर्क हमारे यहाँ जैसे कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके लिए एक नोडल अथॉरिटी है, इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज है यूएसए, बांग्लादेश, इन सबके साथ। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
के द्वारा किया जाता है। इसमें ग्लोबली हमारे पास जैसे कि यूएन मॉडल ट्रीटी है, ये सब आप देख सकते हैं। थोड़ा कुछ एक्स्ट्राडिशन प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि रेसिप्रोसिटी, डबल क्रिमिनलिटी, मतलब जो वो क्राइम है उसको क्राइम होना चाहिए दोनों जगह, जैसे कि यूएस चला गया तो यूएस में भी वो क्राइम होना चाहिए। डबल जियोपार्डी, अगर ऑलरेडी पनिश कर दिया है तो प्रिवेंट्स एक्स्ट्राडिशन। स्पेशलिटी, लिमिट्स प्रोसिक्यूशन टू स्पेसिफाइड ऑफेंसेस। फेयर ट्रायल इंश्योर होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कई बार जो पर्सन होता है वो ऐसी कंट्री में भाग जाता है जहाँ वो क्राइम ही नहीं होता है। लेंथी प्रोसेस है, लिमिटेड ट्रीटीज है, 48 कंट्रीज के साथ ही है। फिर इंडिया थाईलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो थाईलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में। एक्ट ईस्ट के लिए, एक्ट वेस्ट दोनों के लिए, रीजनल ग्रुपिंग्स, एशियान, बिम्स्टेक एक्सेट्रा। और भी अग्रीमेंट्स हुए जैसे कि सेक्टोरल कोऑपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन एक्सेट्रा। ये इवोल्यूशन है इंडिया थाईलैंड रिलेशंस का। इंडियाज एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम, तो रिसेंटली इंडिया ने एक्सपैंड किया है अपना क्लेम इन द सेंट्रल अरेबियन सी बाय 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और मॉडिफाई किया है एक अर्लियर क्लेम ताकि पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट अवॉइड किया जा सके। तो इस सबको डील कौन करता है? कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ताकि प्रॉपर जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके। इसकी मीटिंग होती है यूएन हेडक्वार्टर्स में एक्सेट्रा। डिस्प्यूट ओवर द मैरीटाइम बाउंड्री, सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये एक्सक्लूसिव माइनिंग फिशिंग राइट्स देता है। इंडिया का क्लेम ये है कि इंडिया कह रहा है कि 2009 में पहले इसने बोला था, फिर 2021 में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया था, और अभी फिर से 2023 में जो ये कमीशन है इसने रिजेक्ट कर दिया है, बट मॉडिफाइड रीसबमिशन। फिर यहाँ पर जैसे एक और डिस्प्यूटेड एरिया है सर क्रीक, इसके बारे में भी इंडिया कहता है कि सर क्रीक इंडिया के अंदर आता है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं उसके अंदर आता है। देन ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हम बना रहे हैं फॉर बांग्लादेश, तो इंडिया रिवोक द 2020 अग्रीमेंट अलाउइंग बांग्लादेशी एक्सपोर्ट वाया इंडियन लैंड कस्टम्स स्टेशन फॉर थर्ड कंट्री ट्रेड। इसको रिवोक इसलिए किया गया है क्योंकि पोर्ट और एयरपोर्ट कंजेशन इज इम्पैक्टिंग इंडिया ओन एक्सपोर्ट्स, और ऑलरेडी स्ट्रीम टाइज है बांग्लादेश के साथ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आ रहा है। इंडियाज रोल एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दी इंडियन ओशन रीजन, तो इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम कर सकता है। चैलेंजेस जैसे कि चाइना का एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, तो यूएस प्रेसिडेंट ने 10% टैरिफ्स लगा दिए ऑन हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स। ये आइलैंड्स जो है अनइनहेबिटेड सब एंटार्क्टिक आइलैंड्स है सदर्न ओशन में, ऑस्ट्रेलिया इन्हें एडमिनिस्टर करता है। वॉल्केनिकली एक्टिव है ये, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लास्ट टॉपिक ऑफ आईआर इज मोराग एक्सेस, तो इसराइल ने कंप्लीट कर लिया टेक ओवर ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी कॉरिडोर जो कि है मोराग एक्सेस। एग्रीकल्चर लैंड है बेसिकली बिटवीन खान यूनिस एंड रफा, ईस्ट वेस्ट रन करता है अक्रॉस दी गाजा स्ट्रिप। मोराग एक इलीगल इजरायली सेटलमेंट था, उसके बेसिस पे ये नेम किया गया है। इट आल्सो बॉर्डर्स द मेडिटेरेनियन सी। So in the next video, we will be covering the topics of economics. With this, we have covered polity and IR. Thank you for watching this.